फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बिल्डर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का एक मैथ का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एग्जामिनेशन के नेचर से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को आज हम लोग स्टडी करेंगे और यह देखेंगे कि इस चैप्टर को बनाने के लिए हमको किन किन फॉर्मूला की जरूरत पड़ती। यह जो चैप्टर है, इस बेस का एक चैप्टर आप पढ़ चुके थे, बहुपद, द्विघात बहुपद। तो जब द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं तो द्विघात समीकरण बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको। द्विघात जो समीकरण है या द्विघात बहुपद को देखिए, ध्यान दीजिएगा। द्विघात जो बहुपद आप पढ़े हैं, उस द्विघात बहुपद को अगर शून्य के बराबर करें तो वह द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद को अगर आप शून्य के बराबर कर देते हैं, शून्य से उसकी तुलना कर देते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा? द्विघात समीकरण के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद का जो हम लोग रूप पढ़े थे वह कौन सा था। पहला पढ़े थे हम लोग ax(x)² प्लस bx प्लस c, इसके बराबर 0 कर देंगे। दूसरा एगो रूप पढ़े थे हम लोग ax(x)² प्लस bx = 0, दूसरा रूप था। फिर पढ़े थे ax(x)² प्लस c = 0। फिर एक पढ़े थे ax(x)² = 0। देखिए, हमने इसका 4 फॉर्म आपको लिख दिया है। इस चारों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में अगर इक्वेशन आ जाता है तो वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। क्लियर? एकदम दिमाग में रखें। कंडीशन थोड़ा सा ध्यान देना। इस चारों में एक कंडीशन यह होना चाहिए कि जो चर, देखिए यहां चर x है, चर जो है x है, चर का जो सबसे ज्यादा घात है वह है 2। इसको बहुपद का घात के नाम से हम जानते हैं। तो जो सबसे ज्यादा घात होना चाहिए इसमें 2 होना चाहिए। एक तो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है। अब इस जो सबसे ज्यादा घात है उसका गुणांक देखिए, यहां भी a है, यहां भी a है, यहां भी a है और यहां भी a। तो इसका जो गुणांक होना चाहिए, चाहे हम तो a लिखे, वो b लिख सकता है, c लिख सकता है, d लिख सकता है। इसका गुणांक जो भी होगा वह जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। पहला कंडीशन ये दिमाग में रखें। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे देते bx(x)² प्लस cx प्लस a = 0, तो यहाँ x(x)² का जो गुणांक है वह b है। इसका मतलब हो गया b ≠ 0। इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ गुणांक में क्या लिखा जा रहा है। यह पैटर्न है, हम लोग हमेशा a b c लिखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हो सकता है p q r लिख दे। तो उस नेचर से आप देखेंगे कि यहाँ पर है क्या, जो रहेगा वही 0 नहीं होगा। अब आइए, यहाँ गुणांक में एगो a है, यहाँ पर b है और ये अचर पद है। यहाँ a b और c ये तीनों का जो मान होना चाहिए ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। तीनों का मान क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए, 2 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ, एक तो गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। हो सकता है गुणांक में देख लीजिएगा क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा घात वाला चर है उसी का देखना है, हमको इसका नहीं देखना है। ठीक है। उसके बाद जो तीनों मान होगा वो तीनों जो है कौन सी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या, रियल नंबर होना चाहिए।
तो ये हो गया द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में हमने रूपांतरित कर दिया। अब हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े हुए थे कि शून्यक की संख्या 2 है, तो जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है, तो इसमें भी शून्यक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्यक कब होगा, 2 कौन कौन होगा, एगो अल्फा एगो बीटा, ये नामकरण किया गया, अल्फा बीटा ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एगो पैटर्न चला आ रहा है, ए अल्फा को एगो बीटा को मान लेने का, इसका भी शून्यक 2 हो गया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा भी क्या हो सकता है, ये भी वास्तविक संख्या ही होता है, ये भी कौन सी संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। अल्फा और बीटा दोनों जो है वास्तविक संख्या होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कब होगा वास्तविक संख्या, जब डिस्क्रिमिनांट, जो हम लोग पढ़ेंगे विभक्तर, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, चाहे डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 के बराबर होगा, तभी ये वास्तविक संख्या हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में कुछ और भी माना सकता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बताएंगे। अल्फा और बीटा का मान वास्तविक संख्या तब होगा जब विभक्तर का मान 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, चाहे 0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखें। तब इसमें का जितना था ए बी सी, इसके बारे में आप जान गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, चूजिंग करना होता है कि हम चुनेंगे कैसे कि ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू कितना है, ये ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया 2x(x)y प्लस 3x प्लस 1, हमने एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है कि x(x)y का गुणांक कौन सा है, 2 है, तो यहाँ a का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ x का गुणांक कौन है, 3 है, तो इसका b का वैल्यू हो गया 3, अचर के जगह पर कौन सा है, 1 है, तो यहाँ अचर पद हो गया 1। अब इससे आप कंपैरिजन कर लीजिए, देखिए x(x)y का गुणांक यहाँ a है, x(x)y का गुणांक यहाँ 2 है, तो a के जगह पर 2 है, इसलिए a का वैल्यू 2 हो गया। x का गुणांक यहाँ b है, x का गुणांक यहाँ 3 है, इसीलिए b के जगह पर कितना हो गया, 3 हो गया। अचर पद c है, तो अचर के जगह पर यहाँ 1 है, इसीलिए c का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ये वैल्यू हमको चुनने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन इस कंडीशन में देखिएगा तो a तो मिलेगा, b मिलेगा, लेकिन c तो वाला तो है ही नहीं, तो यहाँ पर c का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। इसमें a है, c है, लेकिन b नहीं, तो यहाँ b का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ a है लेकिन ना b है और ना c है, तो इसमें b और c दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, लेकिन a 0 नहीं होगा कभी। इसका रहना मस्ट है हर हाल में, बाकी रहे या न रहे हम लोग को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो क्लियरफाई हो गया कि द्विघात बहुपद को अगर हम शून्य के बराबर कर दे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका माने फॉर्मूला और क्या होगा, तो थोड़ा सा आप देखिए कि इसका और फॉर्मूला क्या हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आप यह देखिएगा कि इसमें x का जो हमारा वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग शून्यक कहते हैं, उसका नाम है अल्फा और बीटा। तो इसमें शून्यक का योग, देखिए ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया, शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग उसमें भी पढ़े थे -b/a, तो इसमें भी वही पढ़ेंगे -b/a। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखिए शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे c/a, तो इसमें भी c/a। शून्यक का अंतर
शून्यक का अंत यानी अल्फा माइनस बीटा। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और ये होता है, देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, यहां रूट हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्या होता है देखिए जरा ध्यान से, इसका निकलता कैसे है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 इसका होगा सी बाई ए। अब यहाँ हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 4 सी बाई ए। अब एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमने फॉर्मूला लिखा है। ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया, इसलिए ए हमने बाहर कर दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये एक इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस तीन फॉर्मूला के बेस से अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सारा फॉर्मूला को हम लोग आसानी से निकाल सकते। ये हो गया शून्य के आधार पर। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा उससे आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, और अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आप उससे द्विघात समीकरण भी निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से जानेंगे। ये होगा। अब आगे देखिए, x का जो वैल्यू होता है इसमें होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये फॉर्मूला हो गया। इसमें एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो अल्फा के जगह पर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a लिखते हैं, और बीटा के जगह पर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a लिखते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। अल्फा भी बड़ा हो सकता है, बीटा भी बड़ा हो सकता है, अल्फा छोटा हो सकता है तो बीटा भी छोटा हो सकता है, और दोनों बराबर भी हो सकता है। ये हम कंडीशन भी बताएंगे कब बराबर होगा। बिना सॉल्यूशन के आप निकाल सकते हैं कि अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा कि दोनों बराबर। ये हो गया द्विघात समीकरण से हम x का वैल्यू द्विघात सूत्र के द्वारा निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला। अब इसमें एगो d आया है, तो d का जो मतलब होता है d का अंग्रेजी पूरा होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में विवक्तर बोलते हैं, या कहीं कहीं विवेचक भी बोला जाता है। ये चूंकि हम लोग का बिहार है तो बिहार में थोड़ा ठेठ भाषा तो चलता ही है, तो ये है विवेचक। विवक्तर इसका शुद्ध भाषा है, लेकिन विवेचक भी लोग कहता आया है, तो हम लोग उस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसी डी से हम प्रकृति का पता करते हैं। प्रकृति का ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न में प्रकृति पूछेगा, नेचर पूछेगा, तो आपको क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो इस डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो अब इस फॉर्मूला का आप यहाँ पर एगो यूज कर सकते थे, अंडर रूट डी बाई ए। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हम क्या लिख देंगे, डी। तो इसका फॉर्मूला हो गया अंडर डी बाई ए। आप जितना इस चीज को ध्यान से देखिएगा ना, उतना फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया डी का वैल्यू। अब हमको इसका प्रकृति कैसे पता चलेगा, तो जो डी का वैल्यू आएगा तीन कंडीशन में आएगा। हो सकता है डी का वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए, हो सकता है डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ये भी हो सकता है कि डी का वैल्यू 0 से कम आए। तीनों को कंडीशन है। तो यदि 0 से ज्यादा आएगा तो मूल वास्तविक हो गया, मूल वास्तविक एवं असमान। असमान इसका अर्थ हुआ कि अल्फा का मान अलग आएगा और बीटा का मान अलग आएगा। इस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं समान
इसका अर्थ हुआ कि अल्फा का जितना मान आएगा उतना ही मानवा बीटा का भी। अगर अल्फा का 2 है तो बीटा का 2 है, अल्फा का 3 है तो बीटा का भी 3, अल्फा का -5 होगा तो बीटा का भी -5 होगा इस कंडीशन। लेकिन इस कंडीशन का अर्थ होता है कि मूल अवास्तविक है, यानी डी का जो मान आएगा वह 0 से कम आएगा। उसको हम लोग काल्पनिक संख्या के रूप में जानते हैं। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे तो उसमें मैं इसका डिस्कस कर दिया था, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन को लेकर हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था कि अल्फा और बीटा का जो मान होना कौन सी संख्या चाहिए। तो हम एक जगह लिखे हैं वास्तविक संख्या, इसके जस्ट पीछे फॉर्मूला लिखे हैं। तो वास्तविक संख्या कब होगा? जब डी का मान है दो में से कोई एक होगा। तो अगर डी का मान ये वाला आ गया, यानी माइनस में आ गया डी का मान, तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगा। उसको बोलते हैं सम्मिश्रित संख्या, काल्पनिक संख्या। तो वो बात का बात है जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी थोड़े बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया शून्यक का योग, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का अंतर। ये एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया और ये हमारा विभक्तर हो गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जब शून्य के बराबर हम करेंगे तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? द्विघात समीकरण पड़ेगा। अब इसका हल हम जो निकालते हैं वह दो विधि से निकालते हैं। शून्यक दो विधि से निकालते हैं। एक का नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ध्यान दीजिएगा, ये गुणनखंड विधि जो आसान होता है। दूसरा होता है इसका द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र जहां भी बोलेगा तो डायरेक्ट ये लगा, ए बी सी चूज कर लीजिए, डी निकालिए और इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाइए, ऐसा कभी नहीं बोलता है। लेकिन अगर बोला तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइए, और नहीं बोलता है तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के आधार पर एक चीज हमने बताया है कि द्विघात समीकरण से आप शून्यक निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन यदि अल्फा और बीटा दिया हो तो भी आप द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जब बनाना होगा तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही बनाने का तरीका है। देखिए ध्यान से, अगर अल्फा और बीटा आपको मालूम है तो इस फॉर्मूला से आप द्विघात समीकरण आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हुआ इस चैप्टर का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें ध्यान देने वाली 2-3 ऑब्जेक्टिव था कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए बी सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, और इसका सबसे ज्यादा घात कितना होता है। एक जो इस फॉर्मूला में हम लोग कहीं भी प्रूफ अभी नहीं किए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जितना फॉर्मूला हमने आज लिखा है उस फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे, ताकि आपका द्विघात समीकरण पर पकड़ बन सके और आप इसको बेहतर तरीका से डील कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फॉर्मूला का प्रूफिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।